सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं रिवीजन। आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में हमारा चैप्टर नंबर 13 भी है, जो है डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन में। तो हम इसको एक बार शॉर्टली समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें कुछ टाइप है जो नया ऐड हुआ है, वो भी हम लास्ट में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, तो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम शॉर्ट में देखेंगे कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन में हम डायरेक्ट प्रपोर्शन देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे किसकी, इन्वर्स प्रपोर्शन की। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन होता है जब पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, और अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो। मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो या तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए या तो दोनों क्वांटिटी डिक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम उसको क्लियर करने के लिए। मैंने एक पेन परचेज़ किया है, यहाँ पर मैं पेन लिखती हूँ, यहाँ पर मैं इसकी कॉस्ट लिखती हूँ। अगर मैंने एक पेन परचेज़ किया है तो मुझे वो 5 रुपीज़ की पड़ रही है। अगर मैं 2 पेन परचेज़ करूँगी तो मुझे वो 10 रुपीज़ की पड़ेगी। अगर मैं 3 पेन परचेज़ करूँगी तो मुझे वो 15 रुपीज़ की पड़ रही है। ठीक है, आप यहाँ एक चीज़ नोट करो, एक पेन थी तो 5 रुपीज़ की पड़ी, 2 थी तो 10 की पड़ी, 3 थी तो 15 की पड़ी। मतलब यहाँ नंबर ऑफ़ पेन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3 हो रहा है, तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 5 से 10, 10 से 15 हो रही है। तो यहाँ पेन की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो दोनों क्वांटिटी एक साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसके इंक्रीज़ होने पर इसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं इसको उल्टा देखूँ तो यहाँ पर पेन कितनी है, 3, 3 से क्या हो रही है, 2, 2 से क्या हो रही है, 1। तो पेन क्या हो रही है, अगर पेन में कमी आ रही है तो उसकी कॉस्ट पे भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। मतलब अगर नंबर ऑफ़ पेन की क्वांटिटी में कमी आ रही है तो आपकी कॉस्ट में भी क्या आएगी, कमी आएगी। इसी प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन जो होता है उसमें आपका x/y जो होता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट होता है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। x/y क्या आता है, कांस्टेंट आता है। या हम बोल सकते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y की। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप इंक्रीज़ होगी, या एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप डिक्रीज़ होगी। ओके, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वर्स प्रोपोर्शन पे। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। आपके पास मान लो एक कार है, ठीक, आप उस कार से कहीं पर जा रहे हो। अगर आपकी स्पीड है मान लो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो कहीं पर, है ना। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो आपको 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक, अब आपने क्या करें, स्पीड को इंक्रीज़ कर दिए। ठीक है, अब स्पीड आपने इंक्रीज़ कर दी है, तो मान लो आपने स्पीड इंक्रीज़ करके 30 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो अब मुझे बताओ, अगर आपने स्पीड इंक्रीज़ करे हो, स्पीड को क्या कर दियो आपने, बढ़ा दियो, 25 से क्या कर लियो, 30 किलोमीटर पर आवर कर दियो, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे कि लेट पहुंचोगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, जल्दी पहुंचेंगे। हो सकता है हमको 1.5 आवर ही लगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। 25 से क्या हो गई, स्पीड 30 हो गई, तब हमको टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमको कम लग रहा है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो एक क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 25 से 30 हो रही है, लेकिन दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं या इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो लेकिन दूसरी क्वांटिटी क्या हो, डिक्रीज़ हो, तो ऐसे वेरिएशन या ऐसे प्रोपोर्शन को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना। इसमें हमने पढ़े थे कि x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे हो,
इन्वर्स में x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है और डायरेक्ट में x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है, इन्वर्सली मतलब कि उल्टा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ओके, आई थिंक आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, और फिर हम वो टाइप भी देख लेते हैं जो बुक में मेंशन नहीं है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप वो टाइप भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे सामने एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। अभी हमको नहीं पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, अभी फ़िलहाल हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम में आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन के हैं। तो हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन लिखा है, इफ़ 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 4 days। 12 मैन हैं, वो किसी पॉन्ड को खोदने में, डिग मतलब खोदने में उनको कितना डेज़ लग रहा है, तो उनको 4 days लग रहा है। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 6 days। तो कितने आपको मैन लगेंगे अगर आपको वो काम कितने दिन में करना है, 6 days में करना है। तो ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, आप सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उस टेबल पे क्या कर लो, लिख लो, ताकि आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता है टेबल ड्रॉ करेंगे तो हम 2 कॉलम्स बनाते हैं। 2 कॉलम्स बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हैं जिसका हम कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैन की बात हुई थी और यहाँ पर डेज़ की बात हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला बनेगा मैन का और दूसरा बनेगा डेज़ का। ओके, देन अब हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई है हम यहाँ लिख लेते हैं। मैन कितना दिया हुआ है हमारे पास, 12। तो डेज़ कितने लगते हैं 12 मैन को, 4 days लगते हैं। अब हमको बताना है हाउ मैनी मैन्स कैन डिग इट इन 6 days। कितने मैन उसको 6 days में डिग कर लेंगे। तो हमको यहाँ नंबर ऑफ़ मैन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और डेज़ कितने दिए हुए हैं हमको, 6 days दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा वेरिएशन है और अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको x1 दे दो, इसको x2 दे दो, इसको y1 दे दो, इसको y2 दे दो, ताकि आपको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। क्योंकि आपको मालूम है अगर डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हम x अपॉन y करेंगे, अगर इन्वर्स वेरिएशन होगा तो हम x इंटू वाई करेंगे। तो हम x और y अगर सेपरेट कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो ईजी होगा। सिंपल है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को x दो, अगर मैन है तो दोनों को x दो, और अगर डेज़ हैं तो दोनों को y के टर्म्स में उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स है। यहाँ देखो, अगर 12 मैन है तो उनको कितने डेज़ लग रहे हैं, 4 days लग रहे हैं। मतलब 4 दिन में कितने मैन काम कर रहे हैं, 12 मैन काम कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ डेज़ अब क्या हो गए, बढ़ गए, मतलब 6 दिन लग रहे हैं, तो लोग क्या होंगे, बड़े हुए होंगे कि कम हुए होंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हो, अगर आप एक इंसान हो तो आप उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगाओगे। अगर 2 इंसान आ जाएंगे तो वो काम क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या थे, मैन क्या थे, ज़्यादा थे, है ना। मैन ज़्यादा थे तो उनको दिन कितने लग रहे थे, कम लग रहे थे। तो यहाँ पर मैन क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे, तभी उनको दिन क्या लग रहे होंगे, ज़्यादा लग रहे होंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि डेज़ यहाँ पर ज़्यादा थे तो मैन कितने लग रहे, डेज़ कम थे तो मैन कितने थे, 12 आदमी 4 दिन में वो काम क्या कर ले रहे थे, ख़त्म कर ले रहे थे। अब यहाँ पर डे बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होगा कि मैन क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। तो आपके मैन की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। 12 से क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो डेज़ की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 4 से क्या हो गया, वो 6 हो गया। मैन की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। 12 से क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, तभी तो उसको डे क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना। यहाँ पर 4 days लग रहे थे, अब यहाँ 4 से क्या हो रहे हैं, 6 days लग रहे हैं उसको। तो जब दिन ज़्यादा लग रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ़ मैन्स क्या होंगे, कम हुए होंगे। तो एक क्वांटिटी आपकी कम हो रही है और दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। ऐसा कब होता है, तो ऐसा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है।
कब होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, तो ये है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन, है ना। तो बाय इन्वर्स प्रोपोर्शन, है ना। अब आपका जो गिवन है आप लिख लो हियर। x1 कितना है हमारे पास 12, x2 कितना है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, y1 कितना है हमारे पास 4 एंड y2 कितना है हमारे पास 6। ठीक है, अब क्योंकि क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमको पता है x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। हम ऐसे ही इसको कंपेयर करते हैं इंटू करके। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते तो हम इसको क्या करते, डिवाइड करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है 12, y1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू हमको निकालना है, y2 की वैल्यू कितनी है 6। आप इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको एज इट इज़ रहने दोगे, आपको क्रॉस करने में आसानी होगी। यहाँ 6 x2 के साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू x2। मतलब मैन कितने हो गए 8 हो गए, तभी उनको कितने दिन लग रहे हैं 6 डेज़ लग रहे हैं उस काम को पूरा करने में। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 8 मैन कैन डिग द pond in 6 days। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप दूसरा के एग्जांपल देख रहे होंगे। अ वर्कर इज़ पेड ₹955 पर 5 डेज़। किसी वर्कर को हर 5 दिन में कितने रुपीज़ पे किए जा रहे हैं, 955 रुपीज़ पे किए जा रहे हैं। इफ़ इन अ सर्टन मंथ ही विल बी पेड ₹4966। किसी पर्टिकुलर मंथ में, यहाँ पर मंथ का नाम मेंशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर उसको 4966 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो हमें बताना है देन फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़ ही वर्कड। उसने कितने दिन काम किया होगा जब जाकर उसको कितने रुपीज़ मिले होंगे 4966। ठीक है, हमें नहीं पता है ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स वेरिएशन है। सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम क्या बना लें बेटा, एक टेबल बना लें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, टेबल में हमें पता है कि हमें 2 चीज़ें मेंशन करनी है। तो यहाँ पर उसके रुपीज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर डेज़ लिखा हुआ है। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं रुपीज़ का, एक कॉलम बना लेते हैं डेज़ का। ये आपके ऊपर है, अगर आप डेज़ को ऊपर लिखना चाहते हो तो ऊपर भी लिख सकते हो, रुपीज़ को नीचे भी लिख सकते हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको हम पहले ही लिखें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो जब उसको 955 रुपीज़ पे हो रहे थे तो कितने दिन काम कर रहा था वो, 5 डेज़ काम कर रहा था। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर उसे 4966 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो कितने डेज़ काम करा होगा, तब जाकर उसको 4966 रुपीज़ मिले। दूसरा काम हमारा क्या होता है, इसको x1, इसको x2, इसको y1 और इसको y2 देने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। 5 डेज़ अगर काम कर रहा है तो उसको कितनी पेमेंट मिल रही है, 955 रुपीज़। अब आप देख सकते हो कि उसकी पेमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। 4966 रुपीज़ उसको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा दिन काम किया होगा तभी जाके उसको इतना पेमेंट मिल रहा है। 5 डेज़ किया था तो इतना मिल रहा है, तो ज़्यादा दिन काम किया होगा तभी जाके उसको इतनी पेमेंट मिल रही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि कम काम किया होगा और उसको इतनी पेमेंट मिल जाएगी। 5 डेज़ से अगर कम काम किया होगा तो उसको पेमेंट भी कितनी मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन अभी 5 डेज़ से ज़्यादा काम किया होगा तभी उसको 4966 रुपीज़ पेमेंट मिली होगी। तो यहाँ पर पेमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डेज़ भी क्या हुए होंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन कहलाया, ये कहलाया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय
डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, वैल्यूज़ लिख लेंगे हियर। x1 इक्वल्स टू 955 रुपीज़ में दी हुई है, x2 इज इक्वल्स टू ₹4966, y1 इक्वल्स टू 5 एंड y2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें पता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है। वैल्यू पुटअप करेंगे, 955 अपॉन y1 कितना है 5 इज इक्वल्स टू x2 कितना है 4966 अपॉन y2 हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 955 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा y2 के साथ, इज इक्वल्स टू 4966 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। यहाँ से y2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y2 इज इक्वल्स टू 4966 इंटू 5, 955 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जितना क्रॉस आउट होता है हम पहले क्रॉस आउट कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 4, 4 और 5 हो गया 45, 5 9 ज़ा 45 होता है एंड 5 1 ज़ा 5। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किससे क्रॉस आउट होगा तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ओके, तो 191 को अगर आप 4966 से डिवाइड करोगे तो ये क्रॉस आउट होगा कितने बार, 26 टाइम्स होगा। ठीक, आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 26, मतलब 26 डेज़ वो काम करेगा तब जाके उसको 4966 रुपीज़ पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे, सो ही वर्क 26 days to get ₹4966। ओके, अब आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमने आपको याद होगा हमने डायरेक्ट और इन्वर्स के बाद कुछ कंपाउंड वेरिएशन के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने m1 d1 h1 अपॉन w इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w 2 का फॉर्मूला लगाए थे हमने। ये क्या होता है, जब आपको मंथ डे और आर दिया होता है तो हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में क्या रखते हैं, हम अपना वर्क रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर था 70 पेशेंट इन अ हॉस्पिटल कंज्यूम 1000 लीटर ऑफ मिल्क इन 30 डेज एट द सेम रेट, हाउ मैनी पेशेंट विल कंज्यूम 1720 लीटर्स इन कितने डेज, आपके 28 डेज, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पेशेंट्स दिए हुए हैं तो पेशेंट ये क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, है ना। 1000 लीटर ऑफ मिल्क है तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, है ना। कितना कंजम्पशन हो रहा है या कितना कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। यही काम कर रहे हैं वो कंज्यूम करने का, कितने डेज़ में, 30 डेज़ में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डे कहलाएगा। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में पुट करके बता रही हूँ आपको, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर m क्या है, मैन के लिए है, d डे के लिए, h क्या है, r के लिए। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दो से ज़्यादा का क्या बोलते हैं कंपैरिजन होता है, तब जाकर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब दो चीज़ का कंपैरिजन होता है तब तो हम वो टेबल बनाकर हम अपना सॉल्व करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 70 पेशेंट्स जो थे वो हमारे m1 कहलाएगा। ठीक है, डी कितने दिन लग रहे हैं तो 30 डेज़, आर हमको यहाँ दिया नहीं है तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कितना वर्क कंज्यूम कर रहे हैं तो वो 1000 लीटर कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, सेम एज m2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एट द सेम रेट हाउ मैनी पेशेंट्स, मतलब m2 हमको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। डी कितना दिया हुआ है, 28 डेज़ दिया हुआ है, और वर्क कितना दिया हुआ है हमको, 1720 लीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रही थी। ठीक है,
इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जो कि बुक में मेंशन नहीं है बट आपके लिए यूज़फुल हो सकता है शायद, इसलिए आप ये वाला क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लो कि अगर पर्टिकुलर 2 से 3 लोगों का अगर हमको वर्क दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि वो लोग इकट्ठे कितने दिन में वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके लिए वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, राहुल, अजय एंड शालिनी कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 6, 8 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, जिस ऑर्डर में ये नाम दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में ये आवर्स दिए हुए हैं। मतलब राहुल 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, अजय 8 आवर्स में एंड शालिनी 12 आवर्स में। इन हाउ मैनी डे वुड ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम जॉब वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों साथ में मिलकर काम करें तो उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम जो जो चीज़ें दी हुई है पहले वो लिखेंगे। तो राहुल कैन डू द वर्क, राहुल कितने दिनों में कितने आवर्स में काम करता है, तो राहुल 6 आवर्स में काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका 1 आवर का वर्क निकालेंगे कि वो 1 आवर में कितना काम करता है। तो इन 1 आवर कितना करेगा, 1/6 वर्क। ठीक है, एक वर्क को कितने दिन में करता है, 6 आवर्स में करता है। तो अगर मुझे 1 आवर का वर्क निकालना है तो वो 1/6 वर्क हो जाएगा। ओके, ये तो हम पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि हम इसको कैसा ट्रांसफर करते हैं सॉरी। नेक्स्ट सेम हम किसके साथ करेंगे, अजय का लिख लेंगे, अजय कैन डू द वर्क। तो अजय कितने दिनों में वो काम करता है, तो अजय को 8 आवर्स लगते हैं उस काम को करने में। सेम हम उसके 1 आवर में वो कितना काम करता है वो निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/8 वर्क। फिर सेम शालिनी के लिए, शालिनी 12 आवर्स लगाती है, तो 1 आवर में शालिनी कितना वर्क करेगी, तो ये हो जाएगा 1/12 वर्क। ओके, अब हमको क्या करना है, तीनों का साथ में वर्क निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के वर्क को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो टुगेदर क्या हो जाएंगे, ये उनके वर्क्स दिए हुए हैं, इन पूरों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1/6 + 1/8 + 1/12। देन हम क्या करते हैं, ऐसे में एलसीएम लेते हैं, 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा। 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 एंड 4 × 1 4। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 × 1 3। 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 × 1 2। 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब 9/24 वर्क। तो अगर मुझे आर निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो 9/24 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, पहले 9/24 को हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट मतलब लीस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 8 ज़ा 24, मतलब कि 3/8 क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। अब हमने देखे थे जो हमारा वर्क था वो आर से क्या था, अपॉन में था, अपॉन करके हमने उसका वर्क निकाले थे। आर दिया हुआ था हमारा 6, तो वर्क निकालने के लिए हमने उसको 1/6 किए थे कि 1 आर में वो कितना वर्क करता है। तो अगर मुझे आर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लूँगी, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे ही सेम अगर मुझे इसका आर निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8/3 आर। अब 8/3 आर तो कुछ होता नहीं है, मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में या तो डेसिमल फॉर्म में। तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप फ्रैक्शनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 3 2 ज़ा 6 होगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, पॉइंट लगाकर आप 0 लगाओगे। देन 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचा, फिर हम 0 लगा सकते हैं। देन 3 6 ज़ा 18, ये ऐसा चलते जाएगा, मतलब कि 2.66 आवर्स लगेंगे उन तीनों को काम करने के लिए। 2.66 आवर्स या 2.66 डेज लगेंगे उन पूरों को काम करने के लिए।
ठीक है। आपका ये जो टाइम निकलता है ये हमेशा काय में निकलेगा, डेज़ में निकलेगा, है ना, आर में नहीं निकलेगा, ये आपका डेज़ में निकलेगा। अगर आपको प्रॉपरली फिर कोई आर पूछता है तो आप क्या करोगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब क्या कर लेंगे हम इसको, 2.66 डेज़ लगेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम कि दे टेक 2.66 अप्रॉक्स कितने डेज़ के इक्वल हो जाएगा ये, 3 डेज़ टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी बेसिस पे आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में, है ना। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस नेक्स्ट टाइम में अगली बार में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दूंगी क्वेश्चन पेपर, मतलब आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, रिवीजन टेस्ट बोल सकते हैं हम उसको। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दूंगी, आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर थोड़ी देर बाद हम उसका रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि किसके कौन कौन से आंसर्स करेक्ट आएंगे। ठीक है, तो आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। बाय बाय।